तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल के लिए पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये जो है, और यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस इन द टर्म ऑफ कोवैलेंट रेडियस एंड द इन टर्म ऑफ द मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। आप जरा देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस यानी कि कोवैलेंट रेडियस या मेटेलिक रेडियस होता क्या, जरा इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर द सिंगल बॉन्ड का, अगर कोई दो एटम जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके कह रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमेशा जो सिंगल बॉन्डेड एटम से निकाली जाती है। और कैसे निकाली जाती है समझ लीजिए कि फार्मूला है एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने का। फार्मूला ये है कि एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू होता है दो एटम के बीच का जो सिंगली कोवैलेंट बॉन्डेड जो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को की जितनी भी वैल्यू होगी उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस निकल जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स का हाफ क्या कहलाता है, कोवैलेंट रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दो क्लोरीन एटम दिखाई दे रहे हैं, और दो क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए दो क्लोरीन एटम है, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर्स है। और मैंने बताया क्या कि जितना भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। यानी कि इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस 198 है और इसका हाफ करेंगे तो आएगा 99 पिकोमीटर। तो ये हो गया कोवैलेंट रेडियाई ऑफ Cl2। ठीक है, इसी तरह से निकाला जाता है न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, कोवैलेंट रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। हमने जैसे कि बोला आपको कि एटॉमिक रेडियाई इन टर्म ऑफ कोवैलेंट रेडियाई या इन टर्म ऑफ मेटेलिक रेडियाई यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कोवैलेंट रेडियाई मैंने बता दिया, अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे मेटेलिक रेडियाई के बारे में। तो मेटेलिक रेडियस के लिए भी यही है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द सेपरेटिंग मेटल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए मेटल तो आपस में बॉन्डिंग तो नहीं कर सकते, मेटल आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, तो ये सेपरेटेड रहते हैं। लेकिन दो सेपरेटेड मेटल्स हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, जैसे कॉपर है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये कॉपर मेटल है। तो ये जो कॉपर मेटल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, जो दोनों सेपरेटेड, दोनों बॉन्डेड नहीं है, दोनों सेपरेटेड है, बट इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है 256, इसका क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग हाफ कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका मेटेलिक रेडियाई इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या इसको मेटेलिक रेडियाई कह सकते हैं। तो मेटल क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाते, मेटल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ उनके बीच में मेटेलिक फोर्स काम करता है। ठीक है, सिर्फ एक प्रकार का मेटेलिक फोर्स होता है जो उनके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करता है, और ये सेपरेटेड होते हैं। और इस सेपरेटेड एटम के जो मेटल्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियाई कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा जो है, अब अगर आपसे कोई ये पूछ लिया जाए बेटा कि मेटेलिक कैसे मेजर्ड की जाती है प्रैक्टिकली, तो बता दें कि मेजर्ड बाय एक्सरे, या तो एक्सरे से मेजर्ड की जाती है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर्ड की जाती है। किसी भी एटम की जो रेडियाई होती है वो या तो एक्सरे से या तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर्ड की जाती है। अब आगे समझिए, एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं हम लोग। एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक साइज, अगर आप पीरियड में मूव करेंगे यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो क्या करती है, डिक्रीज करने लगती है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये रेडियाई अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो है विद इन द पीरियड क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है जो ऐड हो रहा है, वो क्या होता जा रहा है, सेम सेल में ऐड हो रहा है, सेम सेल में ऐड हो रहे हैं। और जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन लगातार, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है।
सोचिए, अगर आप मान लीजिए सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकंड पीरियड का मतलब जो है सेकंड सेल की बात करते हैं, सेकंड पीरियड मतलब लास्ट सेल 2 होगा। अब सोचिए कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट होता है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, फिर आता है एटॉमिक नंबर 4, फिर एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन और एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन। जरा समझिएगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन एक क्रॉस का, क्योंकि ये सभी के सभी एलिमेंट सेम पीरियड में है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो इसी सेल में ऐड होगा। इसका मतलब है कि सेल नंबर नहीं बढ़ रहा, ना तो जो है शिल्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा इंप्रूव करता है, सिर्फ चार्ज लगातार बढ़ने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से द रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। फाइनली क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और जिससे क्या होता है, एटम की साइज एक्चुअल साइज से छोटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये कारण है कि एटम की साइज जो है लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं आप तो क्या होती है, डिक्रीज करती है। फिर से समझ लीजिए क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जो है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन न्यूक्लियस में लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे साइज क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ग्रुप में, ग्रुप को हम लोग फैमिली भी कह सकते हैं या वर्टिकल कॉलम भी कह सकते हैं। ग्रुप में रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, सवाल बनता है कि रेडियाई ग्रुप में क्यों इंक्रीज करती है। दरअसल क्या होता है कि आप जब ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो एन की वैल्यू होती है, यानी कि जो पीरियड नंबर होता है वो लगातार क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ पीरियड जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि सेल नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है। यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा नहीं लग पाता। ठीक है, बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल ऑफ द फील्ड टू द इलेक्ट्रॉन। और सुनिए एक चीज और होता है, जो अंदर की एनर्जी लेवल है, जो इनर सेल होते हैं, अंदर के सेल होते हैं जो कंप्लीटली फील्ड है, वो क्या करने लगते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, उसको दूर करने लगते हैं, यानी कि वो शिल्डिंग का काम करने लगते हैं। यानी कि दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब जरा समझिएगा यहाँ पे और बेटा, कह रहा है कि बात याद रखिएगा, नोबल गैस मोनोएटॉमिक होती है, नॉन बॉन्डेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि कह रहा है रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक देखिए, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड है, मोनो एटॉमिक है, और रेडियाई तभी निकाली जा सकती है जब एटम क्या होते हैं एक दूसरे से बॉन्डेड हो या कुछ ना कुछ उनके बीच में अट्रैक्शन पाया जाए। लेकिन ये नोबल गैस तो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार का मेटेलिक या फिर कोवैलेंट फोर्स, आयनिक फोर्स कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ वैन वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है इनके बीच में। इस वजह से इनकी रेडियाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। द रेडियाई कंपेयर नॉट विद द कोवैलेंट, इनकी रेडियाई कंपेयर नहीं की जा सकती कोवैलेंट से, बट वंडरवाल रेडियाई अदर एलिमेंट, लेकिन अदर इनका कंपेयर सिर्फ वंडरवाल रेडियाई से की जाती है, क्योंकि कोवैलेंट रेडियाई से वंडरवाल रेडियाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिससे रेडियाई ज्यादा निकलती है। अब सुनिए, अब आता है, ये तो था अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग कोवैलेंट या मेटालिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई क्या होता है जरा समझिए। आयनिक रेडियाई, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि आयन में दो चीजें होती हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन कैसे बनता है बेटा, कैटायन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बना लेता है, कैटायन, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बना लेता है, एनायन। समझ आ रहे कि नहीं। अब एक बात याद रखिएगा, जो हमेशा कैटायन जो होता है अपने पेरेंट एटम, जैसे ये सोडियम प्लस है, ये सोडियम से क्या होगा, छोटा रहेगा हमेशा। कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, जबकि एनायन जो क्लोरीन है, ये अपने पेरेंट एटम यानी कि जो Cl माइनस है वो अपने पेरेंट एटम यानी कि Cl से हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जो कैटायन होते हैं अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे कैटायन यानी कि सोडियम 95 पिकोमीटर का है, जबकि उसका पेरेंट एटम सोडियम 186 जिससे बना है वो 86 पिकोमीटर का है। देखिए कितना कफ है इसमें। ऐसे देखिए फ्लोरीन में देख सकते हैं आप, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो एनायन है उसकी रेडियाई 136 पिकोमीटर है, जबकि उसकी पेरेंट एटम की रेडियाई उससे कम यानी 64 पिकोमीटर से। तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट एटम से एनायन की रेडियाई हमेशा ज्यादा होती है और कैटायन की रेडियाई पेरेंट एटम से छोटी होती है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कह रहा है बिकॉज इट इज द फेवर इलेक्ट्रॉन वाइल द न्यूक्लियर चार्ज इज रिमेन द सेम। कह रहा है पता है आपको, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज तो वही रहता है, जिससे चार्ज ज्यादा लगने की वजह से साइज छोटी हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने से साइज क्यों बड़ी हो जाती है, बिकॉज एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है would increase result in increase of repulsion, जिससे रिपल्सन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है, जिससे इफेक्टिव चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या कह रहा है कि एक ऐसा एटम या ऐसा आयन या ऐसी स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब जरा समझिएगा, कह रहा है द कैटायन, ये बात याद रखिएगा पहला पॉइंट, द कैटायन, अगर कोई कैटायन है विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, जिस कैटायन के पास जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लीकेबल है ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, जिस कैटायन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना छोटा साइज का होगा, जिस कैटायन के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन उतना छोटी साइज का होगा। तो समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या है, मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और सोडियम के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज will have the smaller radius, जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। तो मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो इसलिए मैग्नीशियम का रेडियस कम होगा, और सोडियम के पास चार्ज कम इसलिए इसका रेडियस ज्यादा होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताइए। तो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द न्यूक्लियस। क्योंकि पता है क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है, एटॉमिक नंबर 11 है, और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो अब सोचिए इसके पास क्या है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, जिससे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस क्या करता है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तेजी से, कंपेयर ऑफ सोडियम का कम खींच पाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें साइज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, साइज ज्यादा छोटी नहीं हो पाती, जबकि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से साइज छोटी हो जाती है। अब देखिए ऐसे एनायन की बात करें, तो एनायन होते हैं, हमेशा याद रखिए, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, जिस उसका उल्टा होता है कैटायन का, जिस एनायन के पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन उतनी बड़ी साइज का होता है। जैसे देखिए ये देखिए ऑक्सीजन डबल माइनस और फ्लोरीन सिंगल माइनस के पे देख लीजिए, ऑक्सीजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। और देखिए लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, और जबकि फ्लोरीन के पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दोनों पे बराबर नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा है, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज बड़ी होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के पास 1 है, मतलब ऑक्सीजन के पास ज्यादा है तो ऑक्सीजन की साइज बड़ी और फ्लोरीन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन सवाल ये नहीं था सिर्फ इतना जान लेना, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द आउटर आउटवेट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। दरअसल क्या होता है, जब जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो ज्यादा रिपल्सन काम करेगा कंपेयर ऑफ फ्लोरीन। समझ आ गया, क्योंकि फ्लोरीन में कम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से रिपल्सन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिपल्सन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में न्यूक्लियस के रिपल्सन को ज्यादा इफेक्ट कर देगा, जिससे साइज क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो ये लिखा है एंड द आयंस विल बी द एक्सपेंड इन साइज। समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग जो है बता दूं आपको कि आयनाइजेशन इंथैल्पी को आई भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आई आयनाइजेशन और ई से इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी को आई भी कह सकते हैं, और इसको चेंज ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कह सकते हैं, डेल्टा आई एच भी लिख सकते हैं इसको। डेल्टा आई एच का मतलब हो गया चेंज ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है।
तो अब देखिए भैया, दे रहा है कि जो है आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनेशन एंथैल्पी एक रिक्वायर्ड एनर्जी है, किसके लिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। किससे? आइसोलेटेड मतलब सिंगल गैसेस एटम, कोई एटम सिंगल हो और गैसेस स्टेट में हो और ग्राउंड स्टेट में हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसमें जितनी एनर्जी की जरूरत आपको पड़ेगी वो क्या कहलाएगा? उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। जैसे और ये बात याद रखिएगा बेटा, किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आयनेशन एंथैल्पी, चेंज ऑफ आयनेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और आयनेशन एंथैल्पी की यूनिट किलो जूल पर मोल लिखी जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए बेटा, अगर मान लो कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक साथ लूज नहीं कर सकता है, बात समझ लीजिए आप। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बार में वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखिए, जैसे कोई भी एटम, जैसे मान लीजिए यक्स है, ठीक है, सबसे पहले तो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होना चाहिए, दिख रहा है गैसेस स्टेट में। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसने बना लिया एक्स प्लस आयन। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड पड़ी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एंथैल्पी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, IE1 कह दिया मैंने। अब देखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो फिर क्या होगा? जो एक्स माई प्लस बन चुका ऑलरेडी, अब एक्स प्लस क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक्स डबल प्लस हो जाएगा। अब ये जो एंथैल्पी यहाँ पे यूज हुई है इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, उसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि IE2 कह सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने में होता है। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी यूज होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे तो कंपैरिजन आप सेकंड से भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, फोर्थ को लूज कराएंगे उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती है। यानी किसी एटम से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लूज कराएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन लूज होने पर बढ़ क्यों जाती है? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑफ द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, लूज कराना क्या हो जाता है? बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, क्योंकि जो है एटम जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है, इस वजह से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अब देखिए भैया, ट्रेंड्स की बात करें तो जो ट्रेंड है आपका पीरियोडिक इन पीरियड, देखिए ऐसे जो मैंने बनाया लेफ्ट राइट ये पीरियड है, और जो टॉप टू बॉटम मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको, ये आपका ग्रुप है। तो इन पीरियड जो आपका जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है बेटा, और इन ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इन पीरियड क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है? एक बात याद रखिएगा, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम रहेगी, एटम अपना इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से लूज कर देगा और वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा। अब देखिए, ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर इंक्रीज करती है, मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी राइट में जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। जैसे 17 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन वगैरह है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं कर सकते। अब जबकि लेफ्ट में क्या हो, जितना इधर लेफ्ट में रहेगा उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, यानी कि ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर पाया जाता है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और यही कारण है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना फास्ट रिएक्शन कर सकता है। देखिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द ऑर्बिटल सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दरअसल होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं ऑर्बिटल में, द इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ऑर्बिटल बट द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, but increase the atomic number, increase the consequent of the most of electrons held to the more tightly to the ionization enthalpy increase। देखिए, होता क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं बेटा, तो क्या होता है कि आपने, जैसे मैं भी साइज वाले में कंसेप्ट समझाया था आपको कि जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो होता क्या है कि भैया देखिए, सेल नंबर तो वही रहता है, पीरियड सेम पीरियड में एलिमेंट है तो सेल नंबर लास्ट वाला वही रहेगा, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे भी तो वो उसी सेल में ऐड होंगे। लेकिन लगातार न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस का बढ़ना शुरू कर देगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड कर लेगा, जिससे उसको लूज कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी।
अब देखिए डाउन द ग्रुप क्या करता है, ये डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज करता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर बीइंग टू द इंक्रीज टू द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहला कारण तो यही है कि क्योंकि जो है जैसे जैसे आप नीचे आएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगेगा, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा नए सेल में एंटर करेगा, समझ में आ गई नहीं, यानी कि जो नया वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता चला जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज्यादा काम नहीं करेगा। देयर इंक्रीज ऑफ द सेल्डिंग, और साथ में क्या होगा, जब नया सेल बनेगा तो उसके पीछे वाला सेल उसको रिपल कर, सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल्डिंग करने लगेंगे, मतलब वो उस नए वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करना शुरू कर देंगे, जिससे न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे काम करता है वो स्लाइटली क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। अब सुनिए, क्योंकि ये जो सेल्डिंग होती है इन ग्रुप वो कुछ ज्यादा ही लग जाती है कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज से भी कहीं ज्यादा सेल्डिंग काम करने लगती है, यानी रिपल्सन काम करने लगता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर चले जाते हैं, और इसी वजह से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं था कि सबसे लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, सबसे कम आयनिक एंथैल्पी रखता है, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सबसे कम आयनिक एंथैल्पी रखते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम ये सबसे कम आयनिक एंथैल्पी रखते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इनमें भी सबसे कम आयनिक एंथैल्पी किसकी है, तो आप कहेंगे पोटेशियम की। क्यों पोटेशियम सबसे कम आयनिक एंथैल्पी इसलिए रखेगा क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनिक एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा, पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, पोटेशियम सब सोडियम से भी ज्यादा। समझ गई नहीं, ये कंसेप्ट हो सकता है। अब देखिए अल्कली मेटल, अब ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, अल्कली मेटल जो होता है हैव लो आयनिक एंथैल्पी, क्योंकि अल्कली मेटल जो है सबसे लेफ्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनकी सबसे कम आयनिक एंथैल्पी होती है। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल में आ सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने मेटल्स हैं उनमें सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स आप अल्कली मेटल्स को कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा ईजी से लिखते हैं, यानी कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको हम लोग कह सकते हैं, डेल्टा इजी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसेस एटम, जब किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम यानी जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसे ऐड कराने के लिए कुछ एनर्जी चेंज होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए भैया, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, अगर उसमें क्या करना है आपको, देखिए दो कंडीशन यहाँ पे देखिए समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कोई गैसेस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कराया तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयंस बना लेता है। लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में एंथैल्पी चेंज होगी, याद रखिएगा, नेगेटिव हो सकती है। एंथैल्पी चेंज क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, यानी कि नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब होता है एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी देनी पड़ सकती है। ठीक है, समझ गए नहीं, एंथैल्पी चेंज जो है नेगेटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा कि एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो समझ जाइएगा कि जो आपका एलिमेंट है, जो यक्स एलिमेंट है, वो नोबल गैस नहीं हो सकता। कभी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि नोबल गैस अगर होगा तो जब उसको इलेक्ट्रॉन आप गेन कराएंगे नेगेटिव आयन तभी बनाएगा जब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा बेटा, याद रखना हमेशा, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक बात याद रखिए, किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे, और इसकी देखिए पॉजिटिव है बेटा नोबल गैस की, इसका मतलब है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। आगे समझिए, अब तो आप समझ चुके होंगे नोबल गैस ना तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो जल्दी लूज करता है। अब देखिए ट्रेंड्स की बात करें तो जो ट्रेंड्स होता है, देखिए पीरियड मैंने बना रखा है और ये आपका ग्रुप है। तो मैंने ग्रुप में देखिए पीरियड में मैंने क्या दिखा दिया है कि जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होने लगती है, यानी कि आप जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे, यानी कि आगे जाने पे तो आपको ग्रुप नंबर 17 मिलेगा सबसे लास्ट में। तो ग्रुप 17 जो होता है उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बेटा, उतना ही ज्यादा आसानी से, उतनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, और उतना ही आसानी से रिएक्शन कर सकता है।
यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना उतना आसान होता है। और एक बात याद रखिएगा, कोई एटम जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, गेन करता है, बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पाई जाती है। इसका मतलब हैलोजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं इनकी, क्योंकि इनकी आयनेशन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। इसका मतलब है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन रखता है, आपके हैलोजन्स रखते हैं। अब देखिए भैया, जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उतना इजी टू ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉलर एटम, याद रखिएगा, क्योंकि पता है लेफ्ट टू राइट अब जाते हैं, अब तो इतना समझ चुके हैं आप कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे किसी भी पीरियड में साइज छोटी होने लगती है, और जो जितना छोटा एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, बिकॉज द एडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द पॉजिटिव, क्योंकि एटम छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियस बहुत पास होगा आउटर सेल के, है कि नहीं। अगर एटम छोटा होगा तो आउटर सेल के पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस आउटर सेल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे न्यूक्लियस क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से बहुत कम एनर्जी में ही ऐड हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है हमेशा नेगेटिव तो रहती है, नोबल गैस को छोड़ के बाकी सबकी नेगेटिव होती है, नेगेटिव तो रहेगी लेकिन लेस नेगेटिव हो जाएगी। आपको मैंने अभी बताया कि जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी आसानी से गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ पे लेस नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं करते। क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी द फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि न्यूक्लियस आउटर सेल के यानी कि जो सबसे लास्ट वाला सेल उसके जितना पास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना उतना आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इजिली अट्रैक्ट होकर मतलब पास में आ जाता है, न्यूक्लियस में उसे एटम इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ने लगती है, साइज बढ़ेगी तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से काफी दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस उतनी आसानी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। यही कारण है कि उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाई और लेस नेगेटिव होती है। अब देखिए भैया, हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन है एबिलिटी टू ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो कि वो क्या करे, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। जैसे दो एटम है ए और बी, इन्होंने क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखा है और इन्होंने अपने बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि जो शेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की जो पावर है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है याद रखिएगा किसी की फिक्स नहीं रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, इट डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट विच इट इज द बाउंड, जिस एलिमेंट से जुड़ता है कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड की जाती है कि कोई एटम किसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए भैया, अगर मैं पीरियड की बात, वैसे तो कोई इसका फिक्स ऑर्डर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें इन पीरियड तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, सीधी सी बात है, क्योंकि जो है आप इन पीरियड जब जाएंगे बेटा तो क्या होता है, एटम की साइज छोटी होने लगती है, जिससे क्या जो छोटा एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस अगले वाले जो शेयर पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उस जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उस शेयर वाले इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस पास में रहेगा तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन इन ग्रुप क्या होता है, साइज बड़ी रहती है, यानी कि जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में पड़ा है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। यही कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम हो जाती है। अब देखिए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी रेडियाई या जो चीजें हमने पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड है। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल हो जाती है एटॉमिक रेडियाई का, यानी कि एटम जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, एटम जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा कम होगी। जैसे आप देखते हैं इन ग्रुप, अब इन पीरियड जब जाते हैं तो एटम क्या होता है, छोटा होने लगता है, तो इसका मतलब है कि इन पीरियड एटॉमिक जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, जब ग्रुप में जाते हैं कि एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल क्या करती है एटॉमिक रेडियाई,
जो है बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपकी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, यानी कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की पावर पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक, मैंने अभी समझाया था आपको कि जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ना, इलेक्ट्रॉन को जितनी इजीली गेन कर लेगा वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इसलिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम हो जाएगी। मैंने जितना कुछ भी पढ़ा उसमें चेंज होते हैं, जैसा समझ लीजिए क्या क्या इंक्रीज करता है, क्या क्या डिक्रीज करता है, समराइज करके समझा देता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है, निगेटिव होने लगती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव होने लगती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड बढ़ती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड बढ़ता है, लेकिन इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई कम होने लगता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होने लगता है। इन ग्रुप क्या चेंजेस आते हैं, इन ग्रुप देखिए क्या क्या इंक्रीज करता है, क्या क्या इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई मेटेलिक कैरेक्टर दोनों इंक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका जो है सारे टॉपिक हैं कवर हो गए हैं। तो आप जो है बाकी अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। बेस्ट ऑफ